के बारे में हम कर रहे थे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर, वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्टिव पार्टनर, वी डिस्कस्ड अबाउट द स्लीपिंग पार्टनर, वी डिस्कस्ड अबाउट द nominee partners by triple or holding out. We already discussed partners in profit only. Now there is a one type of partner, that is sub partner. So what is the meaning of sub partner? जैसे आपकी कंपनी के लिए सब्सिडियरी के लिए एसयूबी यूज करते हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से इसका रिलेशन है. कैसे? जब when a partner is agreed to share his profit from the firm with a third party, यानी कि मान लीजिए कि अगर एक कोई फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स हैं और बी, अब ये दोनों पार्टनर की रजामंदी से अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को जब हम प्रॉफिट देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सी को, तो दिस इज नोन एज सब पार्टनर. अच्छा, यहाँ पर ये इस अकॉर्डिंग टू इस नोट्स के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में सब पार्टनर क्या मैं बताती हूँ. यहाँ पर जो सब पार्टनर होंगे वो आपके फर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो एक पार्टनर के पार्टनर होंगे. यहाँ समझ में आ रही है बात? वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, फर्म के काम से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो किसी पार्टनर के पार्टनर की तरह वर्क करेंगे. यानी जैसे बी के लिए काम करेंगे सी. आ रही है बात समझ में? तो दे आर नोन एज सब पार्टनर, बट लाइक ए एंड बी दे डोंट हैव सेम बोल सकते हैं फंक्शन फॉर द फर्म. ठीक है, he does not have any right against the original firm के लिए उसका कोई right नहीं है. he can claim the agreed share of the profit. सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट बोला गया है उसको, जैसे ए और बी ने ये डिसाइड किया, बी ने बोला कि मेरा पार्टनर सी बनेगा, ठीक है, लेकिन जो सी होगा वो फर्म के ऊपर उसका कोई राइट नहीं होगा, वो कोई फंक्शन नहीं ऑपरेट करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा बेसिकली. लेकिन हाँ, वो लाइबल होगा तो सिर्फ और सिर्फ बी के लिए. और जैसा कि एग्रीड प्रॉफिट शेयर के बारे में बोला जाएगा कि जैसे तुम्हें इतना शेयर मिलेगा, सिर्फ वही शेयर और वो अमाउंट जो है उसे ट्रांसफर होगा, वो जो सब पार्टनर होगा. सो व्हेन अ पार्टनर्स एग्री टू शेयर हिज प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द फर्म, मतलब फर्म से लेके विथ अ थर्ड पार्टी, दैट पर्सन इज नोन एज सब पार्टनर. वो पार्टनर्स को हम सब पार्टनर कहेंगे. जैसे सी जो है वो सब पार्टनर है और ही कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द पार्टनर इन द ओरिजिनल फर्म. तो फर्म के लिए कोई पार्टनर की तरह वो रिप्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ, और ना ही उसका ओरिजिनल फर्म के ऊपर कोई राइट होगा. लेकिन जो भी एग्रीड प्रॉफिट जो भी बोला जाएगा पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा उसको देने के लिए, बस वही उसी को वो क्लेम कर सकता है, उसी प्रॉफिट को कैन क्लेम, राइट. So they are known as sub partner. Clear हो गया सबको? Clear हो गया? So basically that person is not admitted as a partner, but he is working like a partner for any existing partner in the firm, right? And that person have no right on the original firm. बस जो भी उसका आपने बोल रखा है कि चलो मैं आपको इतना शेयर दूंगा, बस वो उतना ही क्लेम कर पाएगा, उसके अलावा उसका कोई राइट नहीं है. तो दे आर सब पार्टनर. क्लियर हो गया? दे आर सब पार्टनर, मतलब पार्टनर का वो पार्टनर होगा एक तरीके से. जैसे कि उस सी को हम एडमिट कर लिया बी ने, ए से कंसेंट लेकर के कि भाई मेरा ये पार्टनर रहेगा, मेरे बिहाफ में कभी कभी काम करेगा, लेकिन वो राइट उसका कुछ भी नहीं होगा बी की तरह, बस वो हो सकता है वर्क वगैरह थोड़ा बहुत करे बस. नेक्स्ट वन इज माइनर एज अ पार्टनर. माइनर एज अ पार्टनर, तो माइनर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर? बिलो 18. बिलो 18. बिलो 18, बिल्कुल ठीक है. तो जो आपके माइनर एज अ पार्टनर का मतलब है कि यहाँ पर जो माइनर्स हैं उनको भी आप पार्टनर बना सकते हो विद द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर. यानी जो भी ए बी सी डी मान लीजिए 4 पार्टनर है और ई जो है दैट इज माइनर, और जो मतलब ही और शी इज माइनर, और उसके बाद को आप ए बी सी डी चारों कंसेंट देंगे कि यस ई को हमें एडमिट करना है एज अ पार्टनर, तब जाकर के उसको हम पार्टनरशिप में उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं. तो माइनर कैन बी पार्टनर बट बाय द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर. लेकिन माइनर्स जो होते हैं दे आर इनकैपेबल टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो माइनर्स होते हैं उनके ऊपर मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं लगता है. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करते हैं तो उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगता है. समझ में आई बात? तो एक और भी चीज कि जो माइनर है वो बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं. मतलब अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है फर्म में तो ही कैन एंजॉय द बेनिफिट, बट लेकिन और उसके पास जो प्रॉफिट जो भी देना है उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी है वो ले सकते हैं, लेकिन के पास कोई राइट नहीं है. मतलब
अदर पार्टनर्स के पास राइट नहीं है कि वो माइनर के ऊपर कोई भी फाइल मतलब कोई केस करे, कोई सू करे उसे, इन शॉर्ट, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते कोई भी पार्टनर, ठीक है। और साथ में जो माइनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी कभी भी आपके फर्म के साथ अटैच नहीं होगा। इट मींस दैट माइनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर्स होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे, वो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ द other partners, and those minor partners will enjoy the profit in the firm, as well as they are entitled to get profit, but वहीं पर मतलब he is not liable to pay the amount या private property for the losses which is incurred in the firm. तो firm के losses के लिए he is not liable. Okay, so I think clear हो गए होंगे आपको types of partners? Yes, प्रशांत। मैम यहाँ पे आप लिखवाए थे मतलब जो उसका कैपिटल, क्या आप अपने लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि उसमें आपका प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी अटैच नहीं है, लेकिन कैपिटल आपने जितना लगाया है वो तो आपके लिमिटेड लाइबिलिटी में तो अटैच रहता ही है। लिमिटेड लाइबिलिटी में ये थोड़ी कि लॉस होगा तो आपका जीरो लॉस होगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फर्म से जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, फर्म में आपका जो भी कैपिटल लगा है, उसके लिए तो आपको वो पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, लॉस। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, जैसे बाकी पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जा सकती है इस लॉस को फुलफिल करने के लिए, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी। आई बात समझ में प्रशांत? ठीक है, क्लियर हो गया ना? जब आपका लिमिटेड लाइबिलिटी लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो लॉस और आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो जीरो हो गई, नहीं, लाइबिलिटी होगी लेकिन उतना ही होगा जितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आपके फर्म के लिए है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? यस, ओके। सो एक्टिव पार्टनर इज कंप्लीटेड, स्लीपिंग पार्टनर कंप्लीटेड, नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर। अच्छा, अब ये सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं? ये जो पार्टनर होंगे दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, यानी फर्म के लिए वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी उनका होता है मैनेजमेंट में, बिजनेस फर्म में, और उनका शेयर भी होता है प्रॉफिट में और लॉस में। जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा उनको भी मिलेगा, लॉस होगा उनको, उनके ऊपर भी इसकी लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। और इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे बाकी जनरल बाकी पार्टनर्स होते हैं वैसे ही इस पार्टनर की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन इनका जो फर्म के साथ कनेक्शन है इसका नॉलेज जनरल पब्लिक को नहीं होगा। So they are known as the secret partner. The partners जिनका knowledge आपके बाकी मतलब जनरल पब्लिक को नहीं है, they are known as secret partners, but they are liable like the other partners. Their liability is unlimited. They will enjoy the बोल सकते हैं प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट इन द फर्म, जो भी उनको प्रॉफिट है वो भी वो एंजॉय करेंगे, वर्क में भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन क्या डिफरेंस होगा कि जनरल पब्लिक को इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि दे आर रिलेटेड विथ योर फर्म या दे आर बेसिकली पार्टनर ऑफ योर फर्म। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? सीक्रेट पार्टनर, ओके। नॉमिनल पार्टनर इज क्लियर? चलिए, माइनर पार्टनर इज क्लियर। और कौन सा पार्टनर है प्रत्यय? मैम क्यू। So quasi partners are those partners who is basically living or getting retirement, but at that time they are going to leave their capital. Yes, they will going to leave their capital, but and they will get the profit through that. यानी उनका कैपिटल वही लगा रहेगा और उससे वो प्रॉफिट लेंगे, लेकिन वो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे बिजनेस फॉर्म में। आई बात समझ में? फॉर्म में दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, इन फॉर्म दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी मतलब डिसीजन मेकिंग में भी उनका कोई भी राइट नहीं रह जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट, but they are going to leave their capital behind so that they will able to get the profit by that capital. Clear हो गई बात? They are known as quasi partners. Clear हो गया सबको? QUASI. चलिए, next one is जब retiring partners वैसे partners होंगे, then they will leave the organization after giving the public notice or not the public notice, and after that they are not be the part of the firm. तो वही आप कोई भी डिसीजन वगैरह वो नहीं लेंगे, कैपिटल उनका विड्रॉ हो जाएगा, क्वाजी का जस्ट ऑपोजिट है, कैपिटल विड्रॉ हो जाएगा, और उसके बाद जो
फर्म है वापस से अपने पार्टनरशिप डीड को वापस से रिफ्रेश करेगा, ठीक है, उसके पर्टिकुलर पर्सन के जाने के बाद, ठीक है। तो दे आर द आउटगोइंग पार्टनर्स और रिटायरिंग पार्टनर। ओके, उनका कोई राइट नहीं रहेगा फॉर्म पे। स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया, ठीक है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेज या पीएसयू, अच्छा आप लोग में से कितने लोग पीएसयू को जानते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर यूनिट भी बोला जाता है। भेल सुना है? गेल, सेल, सेल ना स्टील अथॉरिटी, मैम सेल तो उसको बोलते हैं जो बड़े बड़े कृषि मेला वगैरह में जो लगाते हैं। SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैम लिमिटेड। एग्जैक्टली, दैट इज सेल। और आपका गेल है GAIL। फिर है आपका ये क्या बोलते हैं, ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये सब बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर यूनिट जिनको हम बोलते हैं। फिर कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका, ठीक है, कोल, ये सब चीजें जो है दीज आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बस मैंने नाम बोला है, लेट विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल। चलिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? तो पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक कंपनी की बात नहीं हो रही, पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। पब्लिक एंटरप्राइजेस बेसिकली इट रिफर्स टू दोज एंटरप्राइजेस व्हिच इज मैनेज्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी वैसे एंटरप्राइजेस जिसको कंट्रोल, मैनेज और ओन गवर्नमेंट करता है, दे आर नोन एज पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पर गवर्नमेंट, तीनों टाइप के गवर्नमेंट हो सकते हैं आपके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस का मतलब होता है पंचायती राज के बारे में बोलता है, ठीक है। पंचायती राज जो रूरल एरियाज में आपका गवर्नमेंट है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकता है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी वो भी ओन उसको कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट बट अबाउट द अदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड जो लोकल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ओन करेंगे एंटरप्राइज को, दे आर नोन एज स्टेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। और पब्लिक अंडरटेकिंग, स्टेट एंटरप्राइजेस भी कह सकते हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग भी कहेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो पब्लिक इंटरप्राइजेस में मतलब आती है, कौन कौन से ऐसे आपके इंडस्ट्री हैं जो आपके गवर्नमेंट ओन करते हैं, कौन कौन से इंटरप्राइजेस हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा, दे इंक्लूड इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज किसके अंडर में आता है? इंडियन रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी गुड। रिवर प्रोजेक्ट, तो रिवर प्रोजेक्ट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको देखते हैं, ठीक है। फिर आपका होगा बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज। बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज में आपके स्टील वगैरह इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगे, ठीक है। तो दीज ऑल आर द, जो भी वर्क, जो भी इंडस्ट्री, जो भी इंटरप्राइजेस वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब चीजों को बेसिकली हैंडल करता है, ये सारा लगभग पब्लिक enterprises में आते हैं, ठीक है। तो what is the meaning of public enterprises? That is clear. The public enterprises refers to those enterprises which managed, owned and controlled by the government, either state government, central government or local government, ठीक है। And they include Indian Railways, river projects, basic or key industries, steel industries, whatever is for utility of the public, basically for providing the transport, water, electricity, gas, they basically these are under the public enterprises. Okay, what is the meaning of public enterprise? चलो, क्या फीचर्स है पब्लिक एंटरप्राइजेस के? व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ दैट? फर्स्ट वन इज स्टेट कंट्रोल, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टेट कंट्रोल, ठीक है। So it is managed by, owned by the government. So it is state control. यहाँ state का मतलब बोला जा रहा है government control, ठीक है। Next one is management. Here the management या इसको जो manage किया जाएगा, that will be by the professionals. मतलब professionals expertise होंगे, ठीक है, और इनकी ministry भी होती है, तो that is managed by that, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट द पीपल। तो इन शॉर्ट, ये जो भी इंटरप्राइजेस होंगे
ये गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होंगे। अच्छा, अकाउंटेबल का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? Yes, ma'am. Responsible for the result, whatever result will be done, he will be accountable or she will be accountable. वेरी गुड। Means जब जैसे आप कि अगर मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट में बताऊं कि ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी टर्म्स आप लोगों ने सुना होगा, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, इन शॉर्ट हिंदी में उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटरप्राइज हैं ये किसके लिए अकाउंटेबल है, यानी इनको आंसर किसको देना, आंसरेबिलिटी मतलब किसके पास होगी इसकी, तो गवर्नमेंट को इनको आंसर देना है इन इंटरप्राइजेस को। तो इन शॉर्ट इनको पब्लिक को देना है आंसर, बिकॉज गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल। So in short, they are accountable to the people or public. Clear हो गई बात? समझ में आ गया? Next point is separate fund. अब ऐसे जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं, इनके फंडिंग के लिए बजट में आपका अलग से पैसा प्रोवाइड किया जाता है, इनको फंड करने का काम अलग से किया जाता है, ठीक है। So there is a separate fund which is assigned to for these enterprises for their activities. मतलब इनके एक्टिविटीज के लिए इनको फंड प्रोवाइड किया जाता है और बजट में भी इसका फंड आता है। याद होगा रेलवेज को फंड मिलता है, पता है ना, जब आपने बजट पूरा सुना होगा जो हर साल आता है, तो उसमें हर एक सेक्टर को लगभग पब्लिक इंटरप्राइजेस को अलग से फंड भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सेपरेट फंड क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन इज लीगल स्टेटस, मतलब ये किस तरीके का इसका स्टेटस है, तो लीगल स्टेटस है और इसको स्टैब्लिश करने के लिए, इन इंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करने के लिए आपको प्रॉपर लॉ की रिक्वायरमेंट है। कई बार तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टैट्यूटरी होते हैं आपके इंटरप्राइजेस, जैसे आरबीआई, आपका आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट के थ्रू आया है ना। तो इनका लीगल स्टेटस से बात करें तो हर एक पब्लिक इंटरप्राइज जो है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी लाइक द कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड फॉर इट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और इसको कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं जिनको ऑटोनॉमस स्टेटस मिला है। ऑटोनॉमस स्टेटस का मतलब होता है कि जिनको गवर्नमेंट ने छूट दे दिया है, दे विल वर्क लाइक अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। So they have autonomous status operating as per the state policy and general directive. मतलब जो state policy और general directives जो है आपके, उसके हिसाब से they are working like a autonomous, but this right is given by the government. ठीक है? So in short we can say that it is basically made up of, मतलब ये किस तरीके से इसको बनाया जाता है, by the law. Financed by the government, which I already told you, the separate fund is given to these kind of enterprises by the government. The allocation of fund is done in every year. The allocation of fund is done. Okay. चलिए, government management is done. Financial independence is done. And हाँ, financial independence का मतलब यहाँ पर क्या है कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपको पैसे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट से। मतलब गवर्नमेंट आपको एक ही बार में फंड दे देगा, आप उसको अपने से यूटिलाइज कीजिए। तो डे टू डे आपके एक्टिविटीज के लिए यू डोंट नीड टू आस्क गवर्नमेंट टू पे देम, राइट। सो दे हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दे विल गेट द फंड सेपरेटली, मतलब या सेपरेट फंड इज गिवन टू देम। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एम ऑफ दीज काइंड ऑफ बिजनेस। इन बिजनेस का एम क्या है? दीज टर्म्स आर नॉट रिटन इन द बुक, प्लीज लिसन इट केयरफुली। एम क्या है इस टाइप के जो इंटरप्राइजेस है उनका? इनका एम है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। इन जो भी इंटरप्राइजेस हैं, इनका मेन एम है सोसाइटी के लिए काम करना, पब्लिक के लिए काम करना, ठीक है। तो ये इंटरप्राइजेस स्टार्ट होते हैं सर्विस मोटिव से, और जो भी मतलब इसमें एक और टर्म है दैट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है कि ये पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो एक्सट्रीम प्रॉफिट ओरिएंटेड ये इंटरप्राइजेस नहीं होते हैं, बट प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। अब ऐसा भी नहीं कि प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर ज्यादातर इनका रीजन होता है प्रमोट करना वेलफेयर रादर देन मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि कल्याण करना, सामाजिक कल्याण करना, ये इनका एम है, ना कि प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। Some of them are run on commercial principle, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो autonomous, जो आपके undertakings और enterprises हैं, they are basically running commercially, मतलब पैसे के लिए रन करती हैं, लेकिन profit making कभी भी main motive इस टाइप के enterprises का नहीं रहा है, ठीक है। They promote the social end. क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? Next point is direct channels for using foreign money. डायरेक्ट चैनल फॉर यूजिंग फॉरेन मनी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में है,
ठीक है। जो भी गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड इज यूटिलाइज थ्रू द पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी गवर्नमेंट जो है वो जो भी चीजें पब्लिक इंटरप्राइजेस से यूटिलाइज करता है, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस रिसीव करता है, और कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो बेसिकली मेकिंग एडवांस, मतलब इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज is used in the public enterprises. So they are basically directing the channels for using the foreign money. How? For technical and financial assistance. तो जितने भी यहाँ गवर्नमेंट है, मतलब सॉरी एक ही गवर्नमेंट है, मतलब जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं वो बेसिकली आप बस याद रखिएगा कि दे आर डायरेक्टिंग द चैनल्स फॉर यूजिंग द फॉरेन मनी। एक मिनट, इनका सेंस क्या है याद रखिए, सुनिए ध्यान से कि जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं दे आर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट ऑब्वियसली, एंड इफ गवर्नमेंट वांट टू बेसिकली प्रोवाइड सम टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, अगर कोई टेक्नोलॉजी को वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कंट्री में लाना चाहते हैं, तो दे आर यूजिंग दीज इंटरप्राइजेस फॉर दैट, ठीक है। तो ये इंटरप्राइजेस के थ्रू वो फाइनेंशियली बोल सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नॉलेज को डिराइव करते हैं बाकी बाहर के एडवांस कंट्री से। तो जब आप एडवांस कंट्री से कोई भी चीज नॉलेज डिराइव कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो यूटिलाइजेशन फॉरेन मनी का होगा, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूएसए यू हैव टू पे इट इन द डॉलर, ठीक है। तो डायरेक्ट चैनल्स फॉर यूजिंग, मतलब दे आर मेकिंग द चैनल्स फॉर यूजिंग द फॉरेन मनी। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? जैसे कि अगर हमें इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी लाना है जो इंडिया में पहले से नहीं है, यूएस में है, अब यूएस से आप यहाँ पर किस तरीके से उसको लेकर आओगे, तो यू कैन यूज दीज इंटरप्राइजेस। तो ये इंटरप्राइजेस जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नॉलेज जो है वहां से डिराइव करते हैं दूसरे कंट्री से और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पे टू गेट दैट काइंड ऑफ सर्विस। So for that, they are basically directing the channels for using the foreign money. That how we can use the foreign money. So through these enterprises, we can use it. Clear हो गया? अब समझ में आ गया सबको point? Okay. Next one is helpful in implementing government plans. 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 Okay. लिख लिया सबने? Helpful in implementing government plans. So जो भी प्लान जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया जाता है जनरल पब्लिक के लिए, कुछ वेलफेयर स्कीम्स लाया जाता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाया जाता है, ये सब कुछ इम्प्लीमेंट किया जाता है पब्लिक इंटरप्राइजेस के थ्रू। सो somehow it is helpful for implementing the government प्लान। तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, उनके थ्रू आप जो है वो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह को इंट्रोड्यूस करते हो पूरे के पूरे कंट्री में। सो दे आर हेल्पफुल इन दैट। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आप लोग को नरेगा, मनरेगा, ये सब चीजें आप लोगों ने सुनी होगी, जो आपके रूरल एरियाज में प्रोवाइड किया जाता था। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट बैंक्स थे, जैसे नबार्ड, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, नबार्ड, ये सब ना इनको ये स्कीम्स प्रोवाइड करते थे। तो कोई ना कोई आपको मीडिएटर चाहिए होगा जब आप जनरल पब्लिक के लिए कुछ स्कीम लेकर आते हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो इन पब्लिक इंटरप्राइजेस को यूटिलाइज करता है, यूज करता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम आया, तो डू यू थिंक दैट इट इज गोइंग, गवर्नमेंट इज गोइंग टू एवरी पर्सन एंड दे आर प्रोवाइडिंग इट? नो, द बैंक्स आर बेसिकली ऑथराइज्ड टू प्रोवाइडिंग द किसान क्रेडिट कार्ड। So government banks, not the private banks. So याद रखिएगा कि they are public enterprises are utilizing for welfare and for implementing the policies, and ठीक है, they are helpful in implementing the government plans. Okay, so I guess ये point clear हो गया होगा सबको? Everyone, सबको ये point clear हो गया? Yes, ma'am. Yes. कितने types हैं? तो सबसे पहला है that is a departmental organization or departmental management. They both are same, departmental management or departmental organization. The first form of public enterprise is departmental management or departmental organization. लिख लिया सबने?
लिख लिया एवरीवन? अच्छा, अब डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट में क्या होगा और ये क्या है? तो जो डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट है या डिपार्टमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये गवर्नमेंट के साथ एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। तो बेसिकली दे आर वर्किंग लाइक अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रेडिशनल जो इंटरप्राइजेस होते थे, पोस्ट, टेलीग्राफ, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब कुछ इसी तरीके से काम करता था। ठीक है, सो इनका जो डिपार्टमेंट है, दे आर मैनेज्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह दे आर वर्किंग। ठीक है, जो अब यहाँ देखिए, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, रेलवेज है, डिफेंस इंडस्ट्रीज है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एटॉमिक एनर्जी, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के नाम से ये रन होते हैं। जैसे इंडियन रेलवेज, आई बात समझ में? आ रही बात समझ में कि दे आर रनिंग बाय लाइक अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह ये काम करते हैं। जैसे इंडियन रेलवे है ना, इंडियन टेलीग्राफ, सो दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ टर्म्स इन दैट। ठीक है, इसका मेन फीचर्स क्या है? जो आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं या फिर जो आपके डिपार्टमेंटल, इसमें इसका 3 नाम है: डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दीज ऑल आर सेम, ये सब सेम है। ठीक है, चलिए अब डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट कौन से होंगे? जो बेसिकली जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है उनके डिपार्टमेंट के नाम से। ठीक है, एग्जाम्पल में यू कैन राइट पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट क्या होगा इसका फीचर? दैट दे आर मैनेज्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह इट विल रन। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट? ये तो बहुत मेजर क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, क्या होता है डिपार्टमेंट? एनीवन? विभाग। क्या बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल इसको विभाग कहते हैं। इट इज अ सेपरेट फंक्शंस के लिए जो हम डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे HR डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो एक तरीके से विभाजन होता है, जो एक तरीके से डिवीजन होता है। तो ये एक डिवाइडेड पार्ट की तरह ही काम करता है, जो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट है। गवर्नमेंट उसको अपना एक डिपार्टमेंट मानता है, गवर्नमेंट उसको एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अपना एक डिपार्टमेंट मानता है। जैसे गवर्नमेंट के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि आपका रेलवेज डिपार्टमेंट है, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, डिफेंस इंडस्ट्रीज है, तो दे आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओके, नेक्स्ट में इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहला फंक्शन तो समझ में आ गया, इट इज अ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है कि इसमें सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाता है। सिविल सर्वेंट्स मतलब कि जो जॉब निकलती है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो ये जो भी इंटरप्राइजेस होते हैं, इनमें जो भी वैकेंसीज निकलेगी और जो भी एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से दी जाएगी। मतलब कि आपको जो है एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। सिविल सर्वेंट्स जो है आपके, इसके लिए सिविल सर्वेंट्स आपके IAS वगैरह जो होते हैं, उनको भी इसमें अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, जो UPSC क्लियर करके आते हैं, SSC क्लियर करके आते हैं, ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, जॉब दिया जाएगा, और जो जॉब की वैकेंसीज भी रेज की जाएगी, दैट विल बी ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट की तरफ से आएगी वैकेंसी। क्लियर हो गया? थर्ड हो गया कि इनके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज होगी। मिनिस्ट्रीज जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मिनिस्ट्री, यहाँ रेलवे मिनिस्ट्री होगा, ठीक है, आपके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री होंगे। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज रन थ्रू मिनिस्ट्री। इसको मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाएगा? रन किया जाएगा। डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट का होगा, जो एम्प्लॉयज होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहलाएंगे। वो कौन कहलाएंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग फाइनेंस, मतलब इनको पैसा जो दिया जाएगा वो एनुअल फंड जो है इनको एलोकेट किया जाएगा, दिया जाएगा। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पब्लिक इंटरप्राइजेस में बताया था, उसमें मैंने बताया था ना कि बजट जो हर साल बनता है उस हिसाब से पैसे फंड दिए जाते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर भी होगा। इस टाइप के जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनको फंड जो है एलोकेट किया जाएगा फ्रॉम द ट्रेजरी। अच्छा, ट्रेजरी क्या होता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी
गवर्नमेंट ट्रेजरी क्या है? गवर्नमेंट ट्रेजरी का मतलब है जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, और वो कहाँ से आते हैं? टैक्स के थ्रू आते हैं ना, तो वो कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो उस पैसे को ही यहाँ पर एलोकेट किया जाता है पब्लिक इंटरप्राइजेस को। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो उसका एक फॉर्म है, उसको फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट वन है कि जो इस टाइप के डिपार्टमेंट होंगे, दे आर अकाउंटेबल to the public through the government. They are accountable to the public through the government, and इनमें एनुअल ऑडिटिंग भी होगा। एनुअल ऑडिट का मतलब समझते हो? गवर्नमेंट इनमें ऑडिट भी कराएगी, इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो है, गवर्नमेंट इसको क्या कराएगी? ऑडिट कराएगी। इसके जो स्टाफ होंगे परमानेंट होंगे, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट जॉब। एंड इसमें इट कैन बी शू, मतलब इस पे केस लग सकता है, इट कैन बी शूड only by the following the procedure prescribed or filing the suit against the government। और ये जो है अगर चाहें तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर ये सू करते भी गवर्नमेंट को, मतलब दैट विल बी, मतलब कोई भी चीज जो फाइलिंग जो भी केस वेस होगा वो गवर्नमेंट के हिसाब से केस किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर गवर्नमेंट केस कर सकती है किसी भी चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दे कैन सू और दे कैन बी सूड, मतलब इनके ऊपर जो केस होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट, एंड जो भी केस गवर्नमेंट करेगी दैट कैन बी ऑल्सो बाय द प्रोसीजर विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? पॉइंट सबको समझ में आ गया? कितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको इसमें? फीचर्स कौन कौन सा है? इट इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, पहला। सेकेंड जो है फंडिंग इनको मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा दैट विल बी लाइक दे आर नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन शॉर्ट। And the ministries are basically, there are separate ministries who are going to control it, मतलब various ministry के हिसाब से, रेलवेज मिनिस्ट्री उसके हिसाब से इनको चलाया जाएगा। ठीक है, और जो भी सिविल सर्वेंट्स IAS और IPS वगैरह जो भी होंगे, they will be basically recruit, they are going to recruit in these department as well। ठीक है, in the higher authority और position। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गया? अच्छा, what are the merits of public enterprises? आप ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या मेरिट हो सकता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस मेरिट? लिखिए, इसमें लिखिए मेरिट क्या क्या है इसके। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लिखिए मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पहला है सिक्रेसी। सिक्रेसी, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सिक्रेसी। अच्छा, सिक्रेसी का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है दैट इज गोइंग, दे आर डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू मिनिस्ट्री। मतलब सबऑर्डिनेट का मतलब कि दे आर वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री। ठीक है, सो द नीड फॉर सिक्रेसी, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एंड सिमिलर कंडीशन make the department suitable for the organization in certain areas। मतलब क्योंकि ये जो है मिनिस्ट्री के द्वारा रन होता है, और मिनिस्ट्री जो है उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ बेसिकली वर्क हो सकता है, जैसे डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, डिफेंस इंडस्ट्रीज है, तो इसके सारे इंफॉर्मेशन हम बाहर नहीं बता सकते हैं, जनरल पब्लिक को भी हम सब चीज नहीं बता सकते हैं। तो ये जो आपके डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज वेरी मच सुटेबल फॉर दीज टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे कैन मेंटेन द सिक्रेसी। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? नीड क्यों है सिक्रेसी का? बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फॉर द पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, फॉर कंट्री सेफ्टी, बहुत सारी चीजों के लिए आपका सिक्रेसी जरूरी है। सो दे आर एबल टू डू दैट। तो फर्स्ट पॉइंट और बेनिफिट है सिक्रेसी। सेकेंड वन इज कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी। कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी, कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी। तो जो अकाउंटेबिलिटी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो पूरा का पूरा किसको? एक तरीके से गवर्नमेंट को है। तो गवर्नमेंट को तो इट मींस इट इज टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो अकाउंटेबिलिटी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, दैट इज टोटली टू द पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि दैट इज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री। जब मिनिस्ट्री के द्वारा कोई चीज मैनेज होता है तो उसके लिए आपके हर चीज, डिसीजन से रिलेटेड हर चीज आपके पार्लियामेंट में किया जाता है ना। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि देयर मैनेजमेंट बीइंग अंडर द मिनिस्ट्री कंसर्न,
So there is that is totally politically responsible for changes and for doing something. कुछ भी अगर आप उसमें करते हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं politically it is connected. जो departmental undertaking है, that is politically connected because of it is run through the ministry. That is the reason कि ये जो आपके departmental organization होंगे वो पूरे के पूरे accountable होते हैं parliament को. आगे बात समझ में clear हो गया सबको ये point? कि why it is accountable to the parliament, because it is controlled by the ministry. और ministry जो ministers होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, कहाँ डिसीजन लिया जाता है, पॉलिटिकली इफेक्टिव रहता है पूरा का पूरा सिस्टम. तो वी कैन से कि यहाँ पर वही मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के हाथ में होता है आपके. तो इसी वजह से सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट को शिफ्ट हो गई है, मतलब पार्लियामेंट को जाती है, या पार्लियामेंट जो है उसके लिए अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का. थर्ड जो होगा क्या बेनिफिट होगा, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल. एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब है कि 100% इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, 100% इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. देयर इज नो ऑटोनॉमस सिस्टम हियर, कोई ऑटोनॉमस सिस्टम नहीं है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल होता है. नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी. इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी जो ये स्टेट्स होते हैं, जो भी आपके सॉरी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होंगे, ये द स्टेट कैन मेक यूज ऑफ दीज अंडरटेकिंग एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी. तो इस टाइप के इंटरप्राइजेस को यूटिलाइज किया जाता है किस चीज के लिए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए. तो दे आर वर्किंग लाइक ए इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. Okay, what are the disadvantages? So these are the advantages of departmental undertaking under public enterprises. Now, what are the various what are the disadvantages of this departmental management? मतलब departmental management का क्या क्या disadvantage है? तो पहला तो इसका disadvantage क्या होगा? No business like functioning. मतलब business की तरह इनका कोई function नहीं है, कोई भी business की तरह इनका function नहीं है. ये प्रॉफिट मोटिव के लिए भी रन नहीं किया जाता है. ठीक है. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो बेसिक वीकनेस है डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट का, कि इंटरप्राइजेस जो है इट कैन नॉट बी रन लाइक अ बिजनेस लाइक फैशन कंट्रोल, बट दे आर टोटली सब्जेक्ट टू द पॉलिटिकल चार्जेस. मतलब ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है. इट इज नॉट रन लाइक द अदर बिजनेस. पहला तो ये पॉइंट हो गया. क्लियर हो गई बात, समझ में आया कि नॉर्मल बिजनेस की तरह इट कैन नॉट बी रन बिकॉज इट इज समहाउ कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल सिचुएशन, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री. तो कई बार बहुत सारी चीजों को फॉर्मुलेट करने के लिए काफी ज्यादा डिले होता है, क्योंकि इसको पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट में. सो बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, डिले होता रहता है, चेंजेस नहीं हो पाते हैं. कई बार ये आउटडेटेड वर्क करता है, मतलब आउटडेटेड चीजें बनाना, आउटडेटेड ट्रेडिशनल तरीके यूज करता है अपने आप, मतलब इन टाइप के इंटरप्राइजेस को रन करने के लिए. ठीक है. तो कोई बहुत रेयर कई बार होता है कि आपके कुछ नए टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, लेकिन इन शॉर्ट दे आर नॉट फंक्शनिंग, दे आर नॉट वेरी मच इनोवेटिव लाइक द अदर बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मतलब फ्रीडम कहीं ना कहीं इसमें नहीं है, इन टाइप के इंटरप्राइजेस को फ्रीडम नहीं है, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिक्स. नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट फंड्स फॉर एक्सपेंशन. मतलब अगर आप चाहें तो आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो ऐसे इंटरप्राइजेस को एक्सपेंशन के लिए कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं किया जाता है. जो रेवेन्यू है इंटरप्राइज का आर मर्ज विद द जनरल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. यानी इन जो रेवेन्यू यहाँ से आता है वो आपके गवर्नमेंट के रेवेन्यू से कहीं ना कहीं लिंक है. ठीक है. तो जनरली ये यहाँ पर एक्सपेंशन इन टाइप के बिजनेस का नहीं होता है. तो कोई भी सेपरेट फंड जो है वो एक्सपेंशन के लिए, एक्सटेंड करने के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को. ठीक है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होगा, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकली प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कंट्री में, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट दीज अंडरटेकिंग्स एज वेल. तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है. ठीक है. उसके अलावा और क्या है, रिजिडिटी इन ऑपरेशन. मैंने आपको पहले बताया कि दे आर स्टिल यूजिंग द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और आउटडेटेड टेक्निक. तो ऑपरेशन में काफी रिजिडिटी है और इग्नोरेंस हो जाता है किसका, कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स का. यानी कि दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न टुवर्ड दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स लाइक द प्राइवेट इंटरप्राइजेस और कंपनीज.
ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल सेम तरीके को यूज करते हैं और कंज्यूमर को आउटडेटेड प्रोडक्ट वैसे ही वही सब चीजें बोलते हैं ना, वही प्रोवाइड कर रहे हैं। डिले होता है इनके हर काम में बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वी कैन से रॉन्ग डिसीजन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लिया जाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो आप लोगों ने लिख लिया ये सारे पॉइंट को? आप लोगों ने लिख लिया? एवरीवन सबने लिख लिया इसको, सारे पॉइंट्स को जो भी मैंने बताया? डिले इन डिसीजन मेकिंग, रिजिडिटी ऑपरेशन, उसके बाद फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नो सेपरेट फंड फॉर द एक्सपांशन, उसके बाद आपका नो बिजनेस लाइक फंक्शनिंग, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। चलिए, यस अभिनव। मैम एक वर्ड है यहाँ रेड टैपेज में। हाँ, वो ही बता देती हूँ। सुनिए, जो यहाँ पर एक वर्ड है रेड टैपिज्म, मतलब कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है दे आर नोटेड फॉर रेड टैपिज्म एंड procrastination and cannot be sensitive to the consumer demand. So it is somehow related with the consumer demand. और procrastination का मतलब होता है जिस चीज को हम टालते जाते हैं, डिले करते जाते हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है दे आर बेसिकली अ रेट टैपिज्म। रेट टैपिज्म, यहाँ पर आपकी चीजों को टाला जाता है। दे आर नॉट सेंसिटिव, दे आर नॉट कंसर्न टुवर्ड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है हु आर वर्किंग अंडर दीज डिपार्टमेंट्स do not have necessary management training which is essential to run these type of industries. So that is the reason they are known as the red tapism. Red tapism इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ना ही ये कंज्यूमर के डिमांड पे फोकस करते हैं, ना ही उनके लिए कंसर्न है, ना ही उनके लिए ये सेंसिटिव है, और साथ साथ में ये चीजों को डिले करते जाते हैं, कोई चेंजेस लेकर नहीं आते हैं। और इनके जो ऑफिशियल्स हैं इनके पास कोई बोल सकते हैं ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता है कि वो इन इंडस्ट्रीज को प्रॉपरली रन कर पाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो वीक इन दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है, मतलब इस जो आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इनको रन करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं दे आर इवन नॉट ट्रेन्ड टू वर्क प्रॉपरली और मैनेज दीज इंडस्ट्रीज। दैट इज द रीजन दे आर नोन एज द रेट टैपिज्म। क्लियर हो गई बात अभिनव? यस मैम। Okay. So we are going to complete the other